कहा जाता है, सुना है, किताबों में लिखा है कि सिंगर तब एक कामयाब सिंगर बना जाता है जब किसी का दिल टूटा है। क्या लव वगैरह के सीन नहीं नहीं, ये मैं इस फ़िलॉसफ़ी को बिल्कुल नहीं मानता कि दिल टूट। का कैसा सपोर्ट रहा आपको आपके प्रोफेशन हम ये वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत में तो बड़े इकट्ठे रहे वो। में? जी जी। तो अभी ठीक है, कुछ अच्छा करते हो, आप सुनते हो, ख़ासतौर जब आपके माध्यम से वो अभी वीडियो देखेंगे या पड़ोस वाली आंटी कुछ बोलेंगे आपके बेटे को देखा था, तो फिर थोड़ा सा अभी है उनका कि हाँ चलो कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, एटलीस्ट बेकार तो नहीं। जब आपने पहला पहाड़ी गाना आपका गाया तो कैसे रिव्यूज़ आए पहाड़ी तबके से? देखिए, पहाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अभी तक मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं है लोगों को। जी जी। अभी थोड़ा थोड़ा जब से ये 4% रिजर्वेशन मिली है हमें, तो लोगों को पता चला कि पहाड़ी हालात भी अभी यूटी के ऐसे जी हैं जी जी। कि जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, सही है। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो, तुम जैसा जैसा सोचोगे सब वैसा वैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, बात करें जम्मू कश्मीर में तो टैलेंट उभर के आ रहा है, और इसी सब पे अगर नज़र डालें तो कहीं कहीं ऐसे टैलेंट भी होते हैं जो दब जाते हैं, क्यों ना कि या फिर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता या फिर किसी कारण वो छुप जाते हैं। तो इसी को अगर देखें तो कश्मीर में एक अलग ही नाम कमाया है सिंगिंग की दुनिया में वकार खान साहब ने। तो आज हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए मशहूर सिंगर जम्मू कश्मीर के वकार खान साहब। वकार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच जावेद भाई, इस काबिल समझा आपने कि यहाँ दावत दी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अर्जियाँ लगाई, बहुत कुछ किया, तब जाके आज वक्त मिला हमें। तो वकार साहब, आपसे पहले सवाल ये रहेगा कि कहीं ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं या फिर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता या फिर किसी कारण वो निकल नहीं पाते। तो सिंगिंग की दुनिया में आपने एक अनोखा नाम कमाया है। तो स्टार्टिंग कैसे करी आपने, कैसे बिगिनिंग करी और कैसे सोचा कि मैं अपने नाम को यहाँ तक लेकर जाऊँगा? देखिए, जो चीज़ दब जाती है ख्वाहिश नहीं होती मेरे हिसाब से, वो फेलियर है। अगर आप में कोई ख्वाहिश है ऐसी और ऐसी लगन है, तो आपने उस पर काम करना है। मैं स्ट्रगल तो हर चीज़ में होती है, हर एक चीज़ में होती है। कोई भी काम करें, आप जर्नलिज्म की बात करें, मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्ट्रगलिंग कोई होगा आज की डेट में। लेकिन वो कर रहे हैं आप क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको करना है, आपका जुनून है वो। मेरे साथ भी वैसा ही था शुरुआत में। म्यूज़िक में थोड़ा सा मुश्किलात मेरे को आई, थोड़ा सा फैमिली ने शायद उस लेवल का सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे इतना माहौल नहीं है, म्यूज़िक का इतना कल्चर नहीं है ज़्यादा। और उसकी एक और वजह भी है कि इतने एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है, इतना स्कोप अवेलेबल नहीं है। तो शायद वो एक वजह हो सकती है कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से वरीड रहते हैं कि इनके फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसा अपना जो डे टू डे लाइफ की बाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अच्छे हम सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा म्यूज़िक है उसका काफ़ी अच्छा आगे नाम कमा रहा है। इवन इन 2-3 सालों में हमने बॉलीवुड में अपने कश्मीरी गाने भेजे हैं। तो अभी हालात बदल रहे हैं और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वकार साहब, सवाल ये बनता है कि आपने कैसे स्टार्ट करा, कितनी एज की थी आपकी और कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे? मैंने जब सबसे पहली परफॉर्मेंस दी थी तो मैं तब शायद ये सेकंड क्लास में पढ़ता था, शायद 10 या 12 साल का होऊंगा। तो तब मैंने सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस दी थी, और स्कूल स्टेज था मेरे। सबसे पहला जो स्टेज था वो स्कूल का स्टेज था। तो वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से फिर थोड़ा सा वो टीचर्स की तरफ से मुझे इंकरेजमेंट मिला, थोड़ा सा उनसे अप्रिसिएशन मिली, तो वो एक फिर अंदर रहा मेरे कि नहीं मैं कर सकता हूँ इस चीज़ में। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा चीज़ें समझी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीख रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना भी है बहुत अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। तो जब आपको लगा कि आप गाना गाना चाहते हैं, गानों की दुनिया में आना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं ज़्यादा ऐसे टैलेंट होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उसको कैसे देखा आपने? देखिए, आज से थोड़ा सा पहले की बात करें, 5-10 साल पहले, तो बहुत मुश्किल था, बहुत स्ट्रगलिंग था। क्योंकि एक आर्टिस्ट को अगर उसने इस फील्ड में आना है, ख़ासतौर सिंगिंग की बात करें, तो उसको मुंबई जाना पड़ता था, फिर वहाँ 1-2 महीने रहना है, फिर अपना नाम कमाना है, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग था, हद से ज़्यादा। अभी आज की डेट में चीज़ें थोड़ी सी आसान है हमारे लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ये एक अच्छा टूल है हमारे लिए, इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन ही है। तो हमारे पास एक पूरा सिनेमा घर है हमारे जेबों में, तो इसका अच्छे से अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लिटरेचर, अपना जो हमारा कल्चर है, हमारा म्यूज़िक है, उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और जो हिडन टैलेंट है, बिहाइंड द कर्टन्स है, जो उसके पास एक अच्छा मौका है, वो अपना टैलेंट जो है दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो सोशल मीडिया मेरे हिसाब से आज की डेट में हमारे पास वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हम अच्छे से यूज़ करें तो चीज़ें थोड़ी सी आसान है हमारे लिए। तो जब आपने पहली दफ़ा स्टेज परफॉर्मेंस दी तो कहाँ पे दी आपने? पहली दफ़ा मुझे याद है टैगोर हॉल है हमारे यहाँ श्रीनगर में।
तो वहाँ दी थी, हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था। और तब उन्हीं दौरान में हमारे जो ये क्रॉस बॉर्डर ये जो बस सर्विस चलती थी इंडिया पाकिस्तान की, तो पहली डेलीगेशन आई हुई थी। तो तब वहाँ पे डीजीपी हमारे होते थे गोपाल शर्मा जी, वो चीफ गेस्ट थे। और फिर जब मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी, पहली परफॉर्मेंस थी, मुझे याद है उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया था मुझे। और वहाँ से फिर अपने साथ ले गए थे वो गुपकार, और तब वो डेलीगेशन के जब आई थी तो वहाँ पे भी मैंने फिर परफॉर्मेंस दी थी। तो वो पहला परफॉर्मेंस था, और उसके बाद फिर रुके नहीं, अभी तक कर ही रहे हैं। जी, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरीके से। और ये सवाल भी रहेगा, कहीं ज़्यादा लोग जो हैं, हमारी यूथ की बात करें, ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और अपने प्रोफेशन को नहीं देखते। अगर प्रोफेशन है कोई तो उसमें भी इंसान को बहुत सोचना पड़ता है। आधे ज़्यादा नौजवान जो हैं वो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। तो कैसे आपने प्रोफेशन अपना फॉलो किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ऐसी ज़रखेज़ ज़मीन में हैं, ऐसी जिसका पूरी दुनिया में एक बड़ी इज़्ज़त से नाम लिया जाता है कश्मीर का। जैसे जन्नत कहा जाता है, ऑब्वियसली उसमें एक वो बात है, वो इज़्ज़त है इस जगह की, और ऐसा नाम है। हमने यहाँ से इतने बड़े बड़े अदीब, इतने बड़े बड़े शायर, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े आलिम निकले हैं यहाँ से, और वहाँ पे हम अगर ऐसी ख़राबियों वाली चीज़ें कर रहे हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है। और असल में वजह भी है कि हमारा थोड़ा सा माहौल यहाँ पे ऐसा रहा, कुछ टाइम से डिस्टर्बेंस रही बड़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपके पास हर शोबे के लिए आपके पास अभी हैं प्लेटफॉर्म्स, आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, टाइम लगेगा। और जितना हो सके, जो भी मेरे अगर मुझे मेरा कोई भाई या मेरी बहन सुन रही है, तो जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखें चीज़ों में। और आपके पास अगर कोई ऐसी नियामत है, अल्लाह ने दी आपको ऐसा टैलेंट, तो उसको दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टैलेंट होता है, अल्लाह की तरफ से देन होती है, किसी किसी को मिलती है, तो उसका सही में इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना आप पे फ़र्ज़ है। आप अगर उस नियामत को ज़ाया कर रहे हैं तो मेरी नज़र में वो गुनाह है। बात करें सिंगर, कहा जाता है, सुना है, किताबों में लिखा है कि सिंगर तब एक कामयाब सिंगर बना जाता है जब किसी का दिल टूटा है। क्या लव वगैरह के सीन? नहीं नहीं, ये मैं इस फ़िलासफ़ी को बिल्कुल नहीं मानता कि दिल टूटा होना चाहिए सिंगिंग करने के लिए। तो ये इस फ़िलासफ़ी को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर कोई 8 साल या 9 साल का लड़का गा रहा है और बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसका दिल क्या टूटा होगा बेचारे का। तो लेकिन ये है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हो, आप क्या चीज़ गा रहे हो, आप, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, वो एक्सप्रेस करने के लिए होता है। वो आप अच्छे से तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप क्या गा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अगर एक गाना है सादगी, जो मैंने रीमेक किया हुआ है, अगर मुझ में गाते हो तो सादगी नहीं होगी, तो मैं सादगी के साथ कैसे जस्टिस करूँगा। तो वो चीज़ जब हमें आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हम कलाम के हिसाब से ऐसा खुद को ढालते हैं कि लगता है कि दिल टूटे, पर होता नहीं है। कहीं ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि आपको छोटा नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने ज़्यादा गाते हैं, तो आप उन पे गाने भी आपने बहुत ज़्यादा गाए हैं, उनको ज़्यादा फॉलो भी किया। क्या आपके मेंटोर वही रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करके आप आगे बढ़े? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और जब से म्यूज़िक शुरू किए उनको सुनता आया हूँ। पर अगर देखा जाए तो मैंने उनके गाने बहुत कम किए हैं। अब वजह यह है कि उनके जो गाने किए हैं वो लोगों ने ज़्यादा पसंद किए हैं, तो इसलिए वो उनकी प्यार और मोहब्बत है कि वो मुझे उस नाम से पुकारते हैं। अदरवाइज़ फ़तेह अली खान साहब के आसपास पहुंचना भी बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। कोई शख्स है ही नहीं इस दुनिया में जो ऐसा कर सकता है। पर लोग अगर ऐसा कहते हैं, उनका वो उनकी तरफ से वो प्यार मोहब्बत है, या वो फ़तेह अली खान साहब के लिए प्यार मोहब्बत, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, मैं ठुकराऊंगा नहीं उस बात को। तो सबसे पहले आपने जो अपना गाना एक रिलीज़ किया था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी लोगों से? जब सबसे पहला मैंने यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे गाना डाला था, वो 2018 नवंबर को डाला था। और तब हमने एक टारगेट सेट किया, मैं जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, हमने ये टारगेट सेट किया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम 20,000 व्यूज़ किसी तरीके से खींच के ले आएंगे, शेयर करके। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत थी, और मेरे पास शायद 80 सब्सक्राइबर्स थे तब, और वो 80 भी मेरे खुद के ही थे, दोस्त वगैरह थे, 2-3 अकाउंट तो मेरे ही थे। तो और हम 1200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा हमने सेट करके कि हमने ये अचीव करना है, तो हमारा काम अच्छा हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला गाना आया शुरुआत में, तो विद इन फ्यू मंथ्स वो मिलियन टच किया, और वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ। तो फिर उसके बाद वो एक फिर मोटिवेशन मिल गई मुझे, और फिर मैं कंटिन्यूसली काम करता रहा उस चीज़ पे। अम्मी अबू का कैसा सपोर्ट रहा आपको आपके प्रोफेशन? मम्मी अबू तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत में तो बड़े खट्टे रहे वो। जी जी। तो अभी ठीक है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा करते हो, आप सुनते हो, खासतौर जब आपके माध्यम से वो अभी वीडियो देखेंगे, पड़ोस वाली आंटी कुछ बोलेंगे आपके बेटे को देखा था, तो फिर थोड़ा सा अभी है उनका कि हाँ चलो कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, एटलीस्ट बेकार तो नहीं बैठा है। जी जी, बिल्कुल सही जी। तो बात करें, हमेशा कोई ऐसी यादगार चीज़ अपने सफ़र में रह जाती है, जो पुरानी बातें होती हैं, फिर वो कामयाब इंसान बन के भी याद रहती है, कोई ऐसा यादगार लम्हा? ऐसी बहुत सारे वाक़या हैं, पर एक 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 मुझे इंसिडेंट याद है। जब मैं पहली बार
क्योंकि जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया तो मैंने तब ये ठान लिया कि मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे सीखना शुरू करूँगा, तो मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में जब मैंने पहला शो किया था, सबसे पहला जाते ही, तो कोई जानता नहीं था, बिल्कुल अनजान थे, तो ऐसे ही किसी दोस्त से मिल के गिटार प्ले करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको शो पे लेते, तो 500 रुपये का नोट मिला था मुझे वो, और वो 500 रुपये का नोट मुझे अभी भी याद है कि किस तरह मैंने शुरुआत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार की वजह से, अल्लाह का करम है कि आज इस काबिल हूँ कि आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, हमेशा किसी की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? मेरा ये भी मानना है कि किसी की कामयाबी के पीछे एक बंदे का हाथ हो ही नहीं सकता। अगर चले कोई भी नहीं था, माँ बाप ही से फिर भी 2 हो गए। अच्छा। तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, मेरे टीचर्स थे, मेरे दोस्त थे, मेरे उस्ताद थे, हर एक शख्स, आप हैं, आप कुछ सीख दे के जाते हैं, हर एक इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो किसी एक शख्स का नाम लेना मेरे लिए वो हाँ जस्टिस नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, हर एक चीज़, जो भी शख्स मुझे आज तक ज़िंदगी में मिला है, कुछ ना कुछ से दे के गया है, कुछ ना कुछ सीख दे के गया है वो। आप बात करें पहाड़ी तबके से आप वाबस्ता हैं, तो फ़ख्र महसूस होता होगा, जो आपको दूसरे लोग भी देखते होंगे। तो जब आपने पहला पहाड़ी गाना आपका गाया तो कैसे रिव्यूज़ आए पहाड़ी तबके से? देखिए, पहाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अभी तक मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं है लोगों को। अभी थोड़ा थोड़ा जब से 4% रिजर्वेशन मिली है हमें, तो लोगों को पता चला कि पहाड़ी भी कोई है। अदरवाइज़ पहाड़ी इतने मेन स्ट्रीम में पता नहीं है लोगों को। और मेरा प्राइमरी फोकस पहाड़ी इस पे है कि म्यूज़िक पे मैं थोड़ा सा काम कर पाऊँ, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में ला पाऊँ, लोगों को पता चले, और अपने कल्चर जो हमारा इतना ब्यूटीफुल कल्चर है उसकी थोड़ी सी प्रमोशन हो सके। पहला गाना मैंने रखियाँ संभाल के 2017 में किया था, वो किसी कंपनी के लिए किया था मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद किया, क्योंकि ऐसा काइंड ऑफ म्यूज़िक था नहीं पहले हमारे वहाँ पे इतने। हम यहाँ तो कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, श्रीनगर में या मेन शहरों की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल हैं, हमारे जगह पे जहाँ पे 6-6 महीने हम कट रहते हैं, वहाँ तो म्यूज़िक का बिल्कुल है ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है। था जिन लोगों ने तब मेहनत की बड़ी मुश्किल से, जिस तरीके से थोड़ा बहुत खींच के पहुँचाया, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मेहनत को और आगे लेके जाएँ। हमारी भी कोशिश है, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या होता है। तो एक गाना कोई हो जाए जो आपके दिल के सबसे करीब हो? देखिए, गाने जो भी मैंने गाए हैं सारे मेरे दिल के करीब हैं, पर आज की डेट में अगर आप बोलेंगे कि सबसे बेहतरीन गाना जो मुझे लगता है, जो अभी इस फेज़ में मेरा फेवरेट है, वो मैं कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसका एक रीमेक किया था, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। हमारे हालात भी अभी यूटी के ऐसे हैं कि जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, सही। यार से गम के कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो, तुम जैसा जैसा सोचोगे सब वैसा वैसा होगा। अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। कोरोना को लेके खास तौर इस गाने पे बिल्कुल अमल ना करें, मास्क ज़रूरी है पहनना। अब ऐसा ना सोचें मैं मास्क नहीं पहनूंगा, जो होगा अच्छा होगा, देखेंगे क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक मेरा फेवरेट गाना, क्योंकि मैं भी पहाड़ी तबके से वाबस्ता रखता हूँ, तो एक पहाड़ी गाना वो गम खा गया है, तो मेहरबानी। गम खा गया है सारी जवानी, उम्रां दाए मान रह गया, एक दुखिया मड़ा दिल बाकी, ते सूखिया जहान रह गया। पुल के में एक तारा विखिया है, दी ते चन प्यारा दिखिया, लुट ले गया दी चन तारे, खाली ये आसमान रह गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ से मैसेज, एंजॉय करें, अच्छे से लाइफ जिएं, एक बार मिलती है, और कोशिश करेंगे अगर जो आप में कोई हुनर है ऐसी, उस पर काम करें और प्रोफेशनल लेवल पे उसको लेके आएँ। आपकी अगर नीयत और दिल साफ़ है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये वाला दायरा है दिमाग का, इसको ज़रा खोलें, अपनी सोच बड़ी करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान दिखेंगी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मशहूर सिंगर जम्मू कश्मीर के वकार खान साहब। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, कई चीज़ों पे बात हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ख्र महसूस करते हैं जब हमारे तबके का कोई बंदा या फिर कोई इतना नाम कमाए सिंगिंग की दुनिया में। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।